हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पहुँचते रहें। तो ये जो हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है ये शाम को 7 बजे होता है डेली। इसमें एक प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं, ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की। तो इसमें बताना है कि कौन सा आरेख है जो दर्शाता है कि कुछ क्रिकेट खिलाड़ी टेनिस के खिलाड़ी हैं, कुछ टेनिस खिलाड़ी हॉकी के खिलाड़ी हैं और कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। ठीक है, देखिए सब बात कर लेते हैं पहले की, ऑप्शन ए। तो अगर ये सभी को दर्शाता है तो सभी की बात किसी में नहीं की गई है, कुछ की बात की गई है और कुछ नहीं, यानी कोई क्रिकेट खिलाड़ी हॉकी का खिलाड़ी नहीं है इस तरह से। लेकिन ये यहाँ पर सभी दिखा रहा है। तो जैसे मान लेते हैं ये क्रिकेट खिलाड़ी, ये टेनिस खिलाड़ी और ये हॉकी खिलाड़ी। तो देखिए कुछ क्रिकेट खिलाड़ी जो है वो टेनिस के खिलाड़ी हैं, ये वाला पोर्शन जो होगा ये क्रिकेट और टेनिस खिलाड़ी, और जो टेनिस खिलाड़ी हैं वो हॉकी के खिलाड़ी। तो ये वाला पार्ट हो गया हॉकी खिलाड़ी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी हॉकी का खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी नहीं है। यहाँ पर मतलब ये एक अलग ही दे दिया, तो मतलब कोई भी अलग नहीं है, तीनों में कॉम्बिनेशन है। अगर इसको हम अलग बनाते हैं तो ये दोनों से अलग हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है कि जिसका दोनों से संबंध ना हो। सिर्फ हॉकी का क्रिकेट से संबंध नहीं है, बाकी से तो है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इन तीनों का आपस में संबंध दिखाया गया है, जबकि हॉकी का क्रिकेट से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स बाई का पति है। इसको हैंड टू हैंड बना के चलेंगे जिससे हमारा क्वेश्चन जल्दी हो जाए। देखिए एक्स जो है ये बाई का पति है, तो इसको प्लस कर दीजिए। ठीक, डब्लू एक्स की पुत्री है, तो इसको इधर ना बना करके ना बाई को ऐसे बनाते हैं, ये बाई और ये एक्स, एक्स हो गया बाई का पति, डब्लू एक्स की पुत्री, तो बाई की भी पुत्री होगी। और डब्लू जो जेड है वो जेड डब्लू का पति है, तो यहाँ पर ये जेड आ गए, इनको इक्वल कर दीजिए, पति पत्नी को इक्वल, तो ये जेड डब्लू का पति है। आगे एन जेड की पुत्री है, तो ये जो है एन ये जेड की पुत्री है, इसको इधर बना लेते हैं, तो ये माइनस, तो डब्लू की भी पुत्री होगी, जब डब्लू और जेड पति पत्नी, तो एन जेड की भी पुत्री और डब्लू की भी, डब्लू एक्स की भी पुत्री और बाई की भी। तो बताना है एन का बाई से क्या रिश्ता है। तो एन का बाई से क्या रिश्ता है, तो माँ की माँ क्या लगी, नानी, तो बताना है बाई से, तो नानी का उल्टा हो जाएगा पोती, तो बाई की एन लगेगी पोती, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि दो तर्क दिए गए हैं, निर्णय लें कि कथन के संबंध में कौन सा तर्क प्रबल है। अब निर्णय आप पर छोड़ दिया गया है, तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। क्या हमें पर्यावरण संतुलन में विश्वास रखना चाहिए, ये तो आपका कथन हो गया। दो तर्क दिए हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बताना है आपको हाँ इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। तो अगर हमें पर्यावरण संतुलन में विश्वास रखना चाहिए, तो देखिए यहाँ पर संतुलन में विश्वास रखने की बात की गई है, हमें पर्यावरण संतुलन में विश्वास रखना चाहिए, और यहाँ पर फ़ायदे की बात हो रही है। तो कथन में कोई फ़ायदा कोई नुकसान नहीं दिया गया है, सिर्फ विश्वास रखने को बोला गया है। सेकंड, नहीं इससे अंततः नुकसान ही होगा, ना ही फ़ायदे की बात हुई ना नुकसान की बात हुई, तो ये न तो तर्क एक और न दो, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही यहाँ पर गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, यहाँ पर बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए 11 का 38 से जो रिलेशन होगा वही 13 का अगले वाले से होगा। तो 11 से 38 कैसे आ सकता है, देखिए 11 तिया 33, ये 33 बना, इसमें प्लस 5 ऐड कर देंगे तो बनेगा हमारा 38। वही हम करके देखते हैं 13 के साथ, पहले 13 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 13 तिया 39, और 39 में 5 जोड़ा 41,
सॉरी 41 नहीं 44, 39 और 5 44 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो देखिए इधर से बड़ी सीरीज से छोटी सीरीज की तरफ, मतलब ये अवरोही क्रम में जा रहे हैं। तो इधर से हम देखते हैं तो 8 दूनी 16, यानी कि 8 मल्टीप्लाई 2 और 16 मल्टीप्लाई 3, 16 या 48। तो पहले 2 बार हुई, फिर 3 बार, तो इस बार 4 बार। तो 48 की मल्टीप्लाई 4 से करके देखते हैं हमारा ऑप्शन बनता है क्या। तो 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192। अभी तक हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, लेकिन एक बार और आगे करके देखना है। तो एक बार 4 हो गई, तो इस बार होगी 5 की। तो 5 दूनी 10, 5 नम 45 और 1 46, 5 एकम 5 और 4 9। तो इसी तरह से ये हमारी सीरीज चल रही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। पहले 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 की, फिर 4 की, फिर 5 की और फिर 6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के मध्य संबंध में निकटतम समानता रखता है। जैसे सागर महासागर से संबंधित है, वैसे ही नदी सागर से, राजधानी राज्य से, धारा सागर से, या पहाड़ी पर्वत से। तो बताना है क्वेश्चन नंबर 66 का राइट आंसर। तो ये जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। जिस तरह सागर महासागर से संबंधित है, वैसे ही पहाड़ी पर्वत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है। तो पहले सुधा को हम चला लेते हैं 50 मीटर किधर, दक्षिण की ओर। तो देख लीजिए हमारा दक्षिण, वैसे तो आप उधर को मान सकते हो जिधर को आपकी मतलब दिशा, ऊपर को हम उत्तर मानते हो, नीचे को दक्षिण। आप ऐसे भी मान सकते हो कि जिधर को आपका मुंह फेस है उस साइड देख लीजिए कि कौन सी दिशा दी गई है। अगर आपका फेस पूरब में है तो पूरब यानी सीधे मानना, जिस साइड आपका फेस हो उस साइड को वही दिशा मान के करोगे तो ईजी हो जाएगा। और आप वैसे मान के चलोगे कि ऊपर को तो हमको उत्तर ही मानना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं जब भी क्वेश्चन करता हूँ तो जिस दिशा में मेरा मुंह होता है मैं उस दिशा को वही मान के करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए चला लेते हैं। सुधा अपने मकान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर, तो ये देख लिए नीचे की तरफ 50 मीटर दक्षिण की ओर चल गई। फिर वह बाईं ओर घूमती है, तो बायां यानी कि लेफ्ट हैंड बाईं ओर घूमती है और 20 मीटर चलती है। ये 20 मीटर चल गई। बाद में उत्तर की ओर घूमकर, अब उत्तर किधर होगा, जब दक्षिण इधर है तो उत्तर इधर होगा, इधर घूमेगी, 30 मीटर चलती है। ठीक है, 30 मीटर चल गई। उसके बाद चलकर अपने घर चली जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है। देखिए 50 मीटर दक्षिण चली, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चली, फिर उत्तर की ओर 30 मीटर चल गई। अब इस तरह से ये उसका घर है, थोड़ा तिरछा आ गया। तो अब तिरछे मतलब तिर्यक थोड़ा घूमते हुए कर्ण, तो ये इस साइड पहुंच गई। तो ये बताना है कि ये किस दिशा में जा रही है। तो ये कौन सी दिशा हो गई, इधर हमारा ये दक्षिण की साइड था, तो इधर है हमारा उत्तर और इधर होगा हमारा पश्चिम। तो ये होगी हमारी उत्तर पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर 67 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन और दो निष्कर्ष 1 और 2 दिए गए हैं। निर्णय ले कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष कथनों के आधार पर तर्क संगत के रूप से निकलता है। तो बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन की, क्या क्या दिए गए हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। कथन है हमारा सभी कब पुस्तकें हैं। तो देखिए ये हो जाएंगे हमारे कब, और ये सभी कब पुस्तकें यानी कि बुक्स हैं। ठीक, सभी पुस्तकें चाकू नहीं है, तो ये नहीं दिया गया है यहाँ पर, ये नाइफ चाकू नहीं है। अब बात कर लेते हैं अपने निष्कर्ष की। तो बात कर लेते हैं इसकी निष्कर्ष 1, सभी चाकू पुस्तक नहीं है। और यहाँ पर कहा गया था सभी पुस्तकें चाकू नहीं है, तो रिपीटेशन वाला हमारा हो जाता है गलत। सेकंड वाला, कुछ कप चाकू नहीं है। तो देखिए कुछ कप चाकू हो भी सकते हैं, अब कैसे हो सकते हैं, और कुछ कप चाकू नहीं भी हो सकते हैं। देख लेते हैं यहाँ पर संभावना की बात की गई है। तो केवल निष्कर्ष 1 निकलता हो, निष्कर्ष 2 निकलता हो, यदि निष्कर्ष 1 और दोनों निकलते हों, यदि न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 निकलता हो।
संभावनाएं बता रहा है। तो तो ये हमारा सेकंड वाला कुछ कप चाकू नहीं है। सेकंड वाला हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल निष्कर्ष 2 निकलता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है, यहाँ पर ये दिया गया है कि आकृति में क्वेश्चन मार्क के लिए आकृति की पहचान करिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न आकृति दी गई है और उत्तर आकृति दी गई है। तो बताना है कि यहाँ पर इन 4 में से कौन सी आकृति आ सकती है। तो आप देखिएगा ये जो प्लस ये गोल गोल डार्क पॉइंट है, पहले बाहर था, फिर इस साइड आ गया अंदर, फिर इस साइड आएगा बाहर, क्योंकि इस साइड आ गया फिर अंदर आ गया। तो एक बार बाहर, फिर अंदर, फिर इस साइड आएगा बाहर और इस साइड आ गया अंदर। तो देखना है कि ऊपर की तरफ कौन सा है। तो ये ऑप्शन नंबर बी, एक में ही दे रखा है बाहर की तरफ। और इसको देख लीजिए, ये जो है तुनका टाइप, ये पहले इधर था, फिर इधर हो जाएगा, फिर इधर और फिर इधर। तो ऐसे ही चल रहा है कि इसमें इधर हो गया, इसमें इधर आएगा और ये ऊपर आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा, सिर्फ इसी में दे रखा है। ये दो तो बिल्कुल ही गलत हैं, ये कोनों पे दे रखे हैं और ये अंदर की तरफ है, इसलिए गलत है, बाहर की तरफ होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाईं ओर से 9वें और बाईं ओर से 6वें अक्षर के बीच ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। अब आप देखेंगे दाईं ओर यानी कि लास्ट से, यानी इस साइड से जेड की तरफ से 9 अगर कदम आप पीछे चलोगे तो 9वां पद आएगा आपका आर। और बाईं ओर से छठा, तो 6 पे आता है हमारा एफ। तो इधर से बाईं ओर से छठा, बाकी बचे कितने। अब इनके बीच में आप ABCD लिख करके देखिएगा, या आप काउंटिंग के हिसाब से कर सकते हो कि लास्ट से हमारा ये 9वें आर होता है हमारा 18 और ये होता है हमारा 6, जैसा कि बताया गया है। तो कितने बीच में कितने बचे, तो बीच में बचेंगे हमारे 11। ठीक, तो एक हमको बीच वाला बताना है, तो 5 इधर छोड़िए, 5 इधर छोड़िए, तो ये 5 और 5 10 और ये बीच वाला बताना है 11। तो 6 में अगर 5 प्लस करते हो आप, तो 6 5 11 हो गए और 11 ये आ गया हमारा 11 पर। तो इससे अगला वाला बताना है 12। तो 12 पे हमारा कौन सा आता है, 12 पे आता है हमारा एल। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, एल। समझ में नहीं आया हो तो वीडियो एक बार फिर से पीछे बैक करके देख लीजिए, और समझ में आ गया हो तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से। बताना है कि एक स्वरता विविधता से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार रूक्षता संबंधित है, सहजता, पिछड़ापन, शिष्टता या कच्चापन से। तो रूक्षता हमारा हो जाएगा शिष्टता से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आने वाला है। तो आप इसको काउंटिंग से भी कर सकते, पहले इसकी काउंटिंग देखिए, बी कौन से स्थान पे आता है 2 पर, ई 5 और एच आता है हमारा 8, ऐसे ही के आता है 11 पर, एन आता है 14 और क्यू आता है 17। अब आप इसमें देखिए 2 और 3 5, 5 और 3 8, 11 3 14 और 14 3 17। इसी तरह से आप TWZ में देख लीजिए, टी का कितना होता है हमारा, टी का होता है 20, डब्लू का 23 और जेड का 26 +3 अब देखना एच से के तक जाने में, एच से के तक जाने में 3 लगे हैं, मतलब +3, और जेड से आगे जाने में +3 होगा। तो +3 यानी कि जेड के बाद 26, तो इसके बाद 26 के बाद +3 करोगे तो फिर से 1 2 3 हो जाएगा। तो 3 पे कौन सा आता है हमारा सी। फिर सी कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। बाकी देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, एक ही ऑप्शन में सी दिया गया है। तो 72 का ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट, सॉरी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एक में ही सी दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, बताना है सबसे असंगत कौन सा है, मतलब इनमें से भिन्न कौन सा है। तो देख लीजिए 626, 841, 962 या 1090। तो जो हमारा 841 दिया गया है
वह 29 का वर्ग है, जबकि अन्य सभी संख्याएं वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये 29 का वर्ग है और बाकी की संख्या जो है ये ऐसे ही दी गई हैं, ये किसी का ही वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74। जिस प्रकार गणित का संबंध संख्याओं से है, उसी प्रकार इतिहास का संबंध है लोगों से, तिथि से, घटनाओं से या युद्धों से। तो ये हमारा इतिहास क्या बताता है? घटनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नीचे क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें हमको बताना क्या है, पहले पढ़ लेते हैं। कुछ कथन और निष्कर्ष दिए गए हैं, कथनों को सत्य माने। इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, इसलिए मैं कहता हूँ कि निष्कर्ष जरूर पढ़ें, निर्देश जरूर पढ़ने हैं। उससे हमें पता लगता है कि हमको अपना माइंड लगाना है या नहीं लगाना। जब तक आप इन निर्देश नहीं पढ़ोगे, नहीं समझोगे, कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चंस आपके गलत होते रहेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ अपना दिमाग लगाना है या नहीं। यहाँ उसने बाउंडेशन दी है हमको। देखिए यहाँ पर उसने पाबंदी लगा दी हम पे कि दिए गए कथन को ही सत्य माने, इसके बावजूद कि वे सामान्यतः गलत प्रतीत हो। हालांकि वह गलत भी अगर कह रहा है कि कोई लाइन दी है, उसने कह दिया कि आम बेल पर लगते हैं, तो आम बेल पर नहीं लगते, आम पेड़ पर लगते हैं। लेकिन हमको वो सही मानना पड़ेगा, क्योंकि हमको दिया गया है हमारा कथन, तो हमको वो सही मानना पड़ेगा कि आम बेल पर ही लगते हैं, और उसी से हमको अपना आंसर निकालना है। देखिए इतना डिफाइन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों के गलत होते हैं, और होते इसलिए ही हैं क्योंकि वो निर्देश अच्छे से नहीं पढ़ते। आगे पढ़ो और निष्कर्षों का अध्ययन कीजिए, और यह बताइए कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों से सहमत है। तो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कथन दिया गया है हमारा, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे। हमने मैच जीत लिया है। अब निष्कर्ष बताना है इसका। ये आपकी लाइन दी गई है, कथन दिया गया है कि यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे, हमने मैच जीत लिया है। इसका कहने का मतलब ये है, ये लाइन हटके इसलिए दी है कि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो मैच जीत जाएंगे। फिर दूसरी लाइन में कह रहा है कि हमने मैच जीत लिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से मैच खेले हैं। सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से मैच खेले हैं तभी तो उन मैच जीत लिया है। अब निष्कर्ष देखिए, क्वेश्चन अगर आपको समझ आ गया तो निष्कर्ष पढ़िए। अब सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेले, बिल्कुल सही बात है। जब मैच जीत गए तो सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता के साथ खेले। उसने कहा था कथन में ही, उसने कथन में कहा था ना कि अगर पूरी क्षमता के साथ खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे। और हम फिर आगे कह रहा है कि मैच जीत लिया है। तो मैच कब जीता? जब खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेले। सेकंड देख लीजिए, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले, लेकिन यहाँ कहा गया है सभी खिलाड़ी अगर पूरी क्षमता से खेलेंगे तभी मैच जीतेंगे, और मैच हमने जीत लिया। तो कुछ खिलाड़ी क्यों नहीं खेलेंगे? फिर तो सभी खिलाड़ी खेले ना। तो सिर्फ एक करेक्ट हो जाएगा आपका, केवल निष्कर्ष एक सहमत है। अब आप बताइए कि आपकी समझ में आया या नहीं आया। अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि सर कथन निष्कर्ष में तो कुछ है ही नहीं। अगर आप जो निर्देश दिया है अगर वो नहीं पढ़ते कि दिमाग लगाना है या नहीं लगाना, तब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते कि ये क्वेश्चन में कहना ही क्या चाह रहा है। ये ही लाइन आपको समझ नहीं आती कि क्वेश्चन में वो आपसे कहना क्या चाहता है। आप यही पढ़ते रहते कि ये पता नहीं क्या बात कह दी कि यदि सभी खिलाड़ी पूरी क्षमता से खेलते हैं तो हम मैच जीत जाएंगे, हमने मैच जीत लिया है। तो ये क्या बात हो गई? तो इसलिए कहता हूँ निर्देश पढ़िए, क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, दिमाग लगाना है तब लगाइए, नहीं लगाना तो सिर्फ अपने कथन के अनुसार चलिए। हमने अपना कोई दिमाग नहीं लगाया, कथन पढ़ा, निष्कर्ष पढ़े, आंसर दे दिया और आंसर हो गया हमारा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में दिल्ली का कोड EFMIJ है, तो इसी सांकेतिक भाषा में मारुति का कोड क्या होगा? मैं आपको बता दूं, अगर इस तरह के क्वेश्चन अगर आते हैं तो पहले सबसे पहले इस तरह से आप इसको लिख लीजिए दिल्ली, उसके नीचे उसका जो कोड दिया गया है EFMIJ, इस तरह से लिख लीजिए। अब आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से दिया गया है, आपको देखते ही समझ आ गया हो। +1 +1 +1 +1 और +1, ऐसे ही मारुति में कर दीजिए। M के बाद आएगा N, A के बाद B, R के बाद S। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में दिया है,
तो सी और डी दोनों में दिया है, तो यू के बाद आएगा बी, जबकि इसमें यू दे रखा, तो ऑप्शन नंबर 76 का सी। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा, NBSVUJ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते ही समझ आ गया ना। इसी तरह से आपको एग्जाम में करने हैं। क्वेश्चन पढ़ो देखते ही टिक करो, क्वेश्चन पढ़ो देखते ही टिक करो, टाइम की बचत करनी है। वैसे तो टाइम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, 2.5 घंटे हैं, 100 क्वेश्चन को लाएंगे और 2.5 घंटे का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है। और 80 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे जिसमें कोई टाइम टेकिंग नहीं है। 60 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, आपके टाइम टेकिंग नहीं है। अगर आपको आंसर पता है तो एकदम टिक कर ही आगे बढ़िए, नहीं पता तो नहीं पता, ये कौन सा सॉल्यूशन करना है। बाकी बचा रीजनिंग, तो सारा आपको टाइम जो करना है वो रीजनिंग के लिए ही देना है। 60 क्वेश्चन रीजनिंग के 60 मिनट मान लीजिए, तो 1 घंटा। मेरे ख्याल से आप हिंदी के 80 क्वेश्चन 40 मिनट में भी अगर अटैम्प्ट करते हो, बहुत आसानी से हो जाएंगे, बल्कि इससे भी कम टाइम में हो जाएंगे, फिर भी आपका टाइम बच जाएगा। अब देखिए 80 क्वेश्चन में 40 मिनट तो आपने दे दी हिंदी को, जीएस में 60 क्वेश्चन को 30 मिनट तो ये दे दी, तो ये हो गई 70 मिनट, तो यानी 1 घंटा 10 मिनट। अभी आपके पास कितना टाइम बचा, 1 घंटा 20 मिनट। तो ये देखिए, तो ये हो गया आपका 80 मिनट। तो रीजनिंग के 60 क्वेश्चन के लिए 80 मिनट सफिशिएंट है। ये आपका बल्कि 60 क्वेश्चन के लिए 60 मिनट भी सफिशिएंट होनी चाहिए रीजनिंग में, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ आपका टाइम तो बहुत है, बस ध्यान देना है अपनी एक्यूरेसी पे, क्वेश्चन गलत ना हो। स्पीड पर ध्यान देना है, स्पीड आपकी तेज़ होनी चाहिए। तो क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, जिस तरह से ये है उसी तरह से ये है और इसी तरह से ये वाला हमको बताना है। अब देखिए यहाँ आप देख सकते हो, 4 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 × 3 तो हमारा 12 आएगा, और 12 × 3 36। इसी तरह से 8 × 2 और 16 × 2। जब यहाँ पर 2 से मतलब सेम मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखना यह है 13 किसी की भी मल्टीप्लाई में नहीं आता, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 13 और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 1 13, तो सेम करनी है दोनों जगह। तो यहाँ पर भी सेम हो गई, मल्टीप्लाई 1 × 1, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बुनाई, रुई, कपड़ा, धागा। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास होती है रुई, फिर चरखा चलाया जाता है, रुई से धागा बनाया जाता है, ठीक है। तो रुई के बाद धागा, धागे की बुनाई की जाएगी, तब जाके आपका कपड़ा बनेगा। स्वेटर से समझ लीजिए, जाड़ा के दिन में वो लेके आते हैं, ऊन लेके आते हैं, ऊन को बुनते हैं, तो धागे को ऊन मान लीजिए। उसके बाद बुनाई हुई, उसके बाद आपका कपड़ा, स्वेटर, जर्सी जो भी था वो तैयार हो गया। और रुई का ऊन किससे बनती है, रुई से, मतलब बनती नहीं है, बता रहा हूँ, धागा बनता है रुई से। तो हमारा हो जाएगा 2 4 1, तो कौन से ऑप्शन में है, 2 4 1, ऑप्शन नंबर ए, 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस का अर्थ भाग, माइनस का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ माइनस और भाग का अर्थ प्लस है, तो इस समीकरण को हल करना है। तो आपको जो ये दे रखा है, यहाँ पर प्लस की जगह आप डिवाइड कर दीजिए, तो 7 को मतलब 7 से 35 को भाग करेंगे तो ये बचेगा आपका 5। माइनस की जगह था आपका मल्टीप्लाई, तो 5 पंजे 25, ये 25 हो गया। भाग का अर्थ है प्लस और गुणा का अर्थ है माइनस, तो 6 में से 5 गया, आपका 1 बचा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से आप करोगे तो आपका टाइम भी बचेगा, और आप पहले इसको मतलब ये समीकरण को आपको दोबारा नहीं लिखना है, कभी आप इसको दोबारा से फिर से लिखने बैठ जाओ कि नीचे को लिखते हैं। देखिए यहाँ तो मैं आपको वीडियो करा रहा हूँ, तो मैं तो कैसे भी करा सकता हूँ, लेकिन समझाना मेरा काम है, आपको समझा दूंगा आपको कि कैसे करना है। तो ये जो साइन दिए गए हैं, इनके नीचे को इनका लिख लीजिए, अगर प्लस का भाग दिया है तो भाग लिख लीजिए, बात ख़त्म। या ऐसे नहीं करना है कि 35 लिखा 7 5 ये लिख रहे हो, तो ऐसे तो आपको बहुत टाइम ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है आपको स्टार, ये भी स्टार, ये भी स्टार। तो जैसे 2 और 3 से 17 बना है, 3 और 4 से 145 बना है, उसी तरह से आपको 5 और 2 से एक आंसर बनाना है। दिया गया है ना कि विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं।
अनुत्तरित समीकरण का सही उत्तर ज्ञात करें। जिस तरह से ये हल किए गए हैं उसी तरह से 5 और 2 को हल करना है। तो देखिए हम 2 का वर्ग कर लेते हैं, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, ठीक है। तो ये हमारा कितना बना 13। अब हम इसका घन करके देखते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये मतलब डायरेक्ट एकदम ही दिमाग में आ जाता है, तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ सिर्फ। फिर आप इसका घन करके देखिए, क्योंकि 2 तिया 6, 6 दूनी 12, इस तरह से भी नहीं बन रहा कोई। तो आप इसका घन करके देखिए एक बार। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 तिया 9 तिया 27। अब आप देखिए, अब 27 में से 8 को अगर आप माइनस तो भी आपका नहीं बनेगा, और प्लस करोगे तो फिर तो ज़्यादा ही हो जाएगा। तो आप देखिए इसको फिर इस तरह से करके देखिए कि 2 का घन करके देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 3 का अगर आप वर्ग करोगे 3 तिया 9, तो आपका बन गया आंसर 17। इसी तरह से आप 3 में करके देखिए, 3 और 4 में, कि 3 और 4 किस तरह से बन रहा है। तो 3 का आप वर्ग करके, 3 का घन और 4 का वर्ग, ठीक है, करके देखिए। अगर आता है तो ठीक, वरना देखेंगे इसको किस तरह से किया गया है। तो 3 तिया 9 तिया 27 और 4 चौक 16, तो 7 6 13, एक जोड़कर ही पता चल गया, आना है 5। अब इसको और आगे बढ़ाइए, तो इसमें 3 का घन भी नहीं करना, घन के एक बार और आगे, तो 3 की 4 करनी है और प्लस 4 की 3, क्योंकि यहाँ पर 3 की थी और यहाँ पर 2 किया था। घन और वर्ग इस बार 4 करनी है और फिर घन। तो ये हो जाएगा हमारा 3 तिया 9 तिया 27 81, और 4 चौक 16 चौका 64, तो 4 1 5 8 6 14, बन गया हमारा 145। तो ये जो है हमारा किसी का वर्ग करके किसी का घन करके इस तरह से ही बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर हमने वर्ग किया था, यहाँ पर घन कर लिया, यहाँ पर 4 बार मल्टीप्लाई की, यहाँ पर 3 बार। तो अब यहाँ पर देखते हैं हम 5 की मल्टीप्लाई कितनी बार करनी है। तो पहले 5 की मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। तो 5 की करते हैं 2 बार, 5 पंजे 25, और प्लस 2 की करते हैं 5 बार। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 25 और 32 कितना हो गया आपका 57। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो 5 की करनी है 2 बार और 2 की करनी है 5 बार, ठीक। अब आप बोलोगे कोई बैठ नहीं रहा, बैठ रहा है। आप ध्यान से देखिए, 2 और 3 है, 3 की 2 बार करी, 2 की 3 बार करी, 3 की 4 बार और 4 की 3 बार, 5 की 2 बार और 2 की 5 बार। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कोई घन कोई वर्ग आप इस तरह से ना कह के ये देख लीजिए, पहले वाले की उतनी बार मल्टीप्लाई करी जितनी बार दूसरा वाला लिखा है, और दूसरी वाले की उतनी बार मल्टीप्लाई की जितनी बार पहला वाला लिखा है। तो इस तरह से आपस में इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई किया है इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खास कोड में ये दिया है जैस नो टेक, इसका अर्थ है नॉलेज इज ट्रूथ। इसी तरह इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये, इसका अर्थ ये। बताना है ऑलवेज के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन को करने का सही तरीका बताता हूँ मैं। इसमें पहले देख लेना है कि हमारे कौन कौन से कॉमन दे रखे हैं। ये वाला, ठीक, ये इसका अर्थ है, ये वाला ये इसका अर्थ है, ये वाला ये, और ये वाला। तो देखिए यहाँ पर जैस दिया हुआ है, इसको गोल कर लीजिए, और देखिए जैस कौन से में दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, यहाँ पर जैस दिया गया है। अब देखना है कि इसके अर्थ वाले में कौन कौन सा कॉमन है। यहाँ पर नॉलेज और यहाँ पर भी नॉलेज, इसको गोल कर लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कौन कौन से सेम है। तो यहाँ पर लैक, इसको अब चौकुंटा या स्टार कुछ भी बना लीजिए जिससे हमको पता रहे। यहाँ पर लैक दिया गया है और लास्ट वाले में लैक दिया गया है। अब इस वाले का सीख है और इस वाले में भी सीख है, तो बचा कौन सा, ऑलवेज। नॉलेज हो गया, सीख हो गया, बचा ऑलवेज, और यहाँ पर बचा पार। तो क्वेश्चन नंबर 81 का ऑलवेज का ही पूछा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार। इस तरह से करते हैं हम इनको, जो सेम सेम है उनको काट देते हैं, ठीक है, और जो बचता है वो उसका कोड बचता है, जो बच गया उसके आमने सामने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायरस को लिखा गया है WGUOX, तो एलिमेंट को कैसे कोडेड किया जाएगा। और जिस तरह से पहले वायरस को सॉल्व कीजिए कि वायरस को कैसे लिखा है, तो एक बार +1, फिर -2, फिर +3, -4 और +5।
सीरीज तो बढ़ रही है लेकिन एक बार जोड़ रहे हैं, एक बार घटा रहे हैं, फिर जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा। तो ऐसी एलिमेंट में अगर हम करते हैं कि पहले जोड़ना है तो ई के बाद एफ -2 करना है, एल के -2 तो जे आएगा, ई में +3 एच आएगा। तो देख लीजिए इन तीन में ही देख लीजिए एफ जे एच किस में दिया है, तो सभी में एफ जे एच है। और आगे बढ़ते हैं तो -4 करने की बारी है, तो एम में -4 किए तो आ गया हमारा आई। अब देखना है तो ये 3 ऑप्शन बचे अब, तो सारे के सारे ही करके देख लीजिए। ई में +5 किया, जे आ गया, ठीक। एन में -6 होगा क्योंकि हर बार बढ़ेगा लेकिन प्लस माइनस होता रहेगा, तो माइनस किया तो एच आ गया, और उसके बाद +7 तो आ गया आपका ए। तो लास्ट देख लीजिए एफ जे एच आई जे एच ए, तो हमारा राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एफ जे एच आई जे एच ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चंस के लेवल देखिए कि यूपी SSC रीजनिंग भी कितने अच्छे लेवल की पूछता है। जीएस आपको दिखा चुका हूँ, हिंदी आपको दिखा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर के सारे तीन जो सेट थे वो करा चुका हूँ 2018 वाले। अगर आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आई बटन में मैं डाल दूंगा उन प्रैक्टिस सेट को, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और आप रीजनिंग पर भी ध्यान दीजिए कि किस लेवल की रीजनिंग पूछी जा रही है, कोई हलवा नहीं है, क्वेश्चन एकदम मॉडरेट लेवल के आएंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी आएंगे, कुछ क्वेश्चन ईजी भी आएंगे, तो रीजनिंग पर भी अच्छे से ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कि गलत संयोजन पहचानिए कि इस श्रृंखला में कौन सा गलत आया है जो सीरीज चल रही है। तो देखिए 1, तो यहाँ पर +2 किया तो 3 आ गया, ठीक। तो +4 किया 7 आ गया। इसी तरह से आगे अब 7 में कितना प्लस करेगी, 15 आ जाए, तो यहाँ पर हो जाएगा +8, तो यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसी तरह 8 दूनी 16 प्लस होना चाहिए 15 में। तो 15 और 16 ऐड किए तो 31 आ गए। 31 में अगर हम 32 ऐड करते हैं, 16 दूनी 32, तो 32 में 31 में ऐड करते हैं तो ये आएगा हमारा 63, लेकिन यहाँ पर दिया गया है 65, तो हमारा गलत कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। यहाँ पर 65 की जगह 63 आना था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो 2 और 5 का डिफरेंस ये हो जाएगा 3, 9 और 5 का 4, और 9 और 14 का डिफरेंस 5। अब देख लीजिए +1 तो यहाँ भी +1 6, तो 14 6 20, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताना है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों के बारे में सही कौन सा है। कथन पढ़ लेते हैं। कुछ पशु पक्षी हैं, तो ये हो गए हमारे पशु, और ये हो गए कुछ पशु पक्षी। देखिए यहाँ पर पै बना दिए, यहाँ पर 6 बना देता हूँ। और कुछ जीव पक्षी हैं, तो कुछ जीव पक्षी हैं। अब हम पढ़ लेते हैं अपने निष्कर्ष। सभी पशु पक्षी हैं, तो ये गलत हो जाएगा, सभी का तो कुछ मैटर ही नहीं कर रहा क्योंकि कुछ कुछ की बात हुई है। कुछ पक्षी जीव हैं, तो देखिए कुछ पक्षी जीव हो सकते हैं लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये दिया नहीं गया है, हम कह नहीं सकते यहाँ पर, मतलब 100% दिया है लेकिन होने की संभावना है, हो भी सकते हैं नहीं भी, तो ये हमारे दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो न ही निष्कर्ष 1 और न ही निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 85 का हो जाएगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ये मेरे लिखने से गड़बड़ हो गई, मैं ध्यान नहीं दिया, ये हमने पै पशु के लिए लिखा था और 6 लिखा था पक्षी के लिए। तो कुछ पक्षी तो जीव हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला गलत होगा, दूसरा सही होगा, वो तो मैंने ध्यान कर लिया, वरना आप बोलते कि सर आपने गलत करा दिया, क्योंकि ये हमारे पशु हैं और ये हमारे पक्षी, तो इसलिए हमारा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करेगा, पहला नहीं करेगा। ये मैंने पक्षी समझ लिया था, पैसे पक्षी ये है, और ये वाले हमने पशु माने थे, लिखने में थोड़ा गलती कर दी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें भी यही बताना है। तो इसमें कह रहा है कि कुछ वर्ग आयत हैं, तो ये हमारे वर्ग हो गए और ये कुछ वर्ग हमारे आयत हो गए। अब ये कह रहा है कि सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं, तो ये इसको इस तरह से बना दीजिए, सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं।
अब बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। सभी समांतर चतुर्भुज आयत हैं। तो देखिए, जब हमें बताया गया है कि सभी आयत तो समांतर चतुर्भुज हैं, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हैं। कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हो सकते हैं, मतलब हो सकते नहीं, होंगे अगर पूछता है तो पहला वाला तो हो जाएगा हमारा रोंग। सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं है, सभी आयत समांतर चतुर्भुज हैं। देख लेते हैं सेकंड, कुछ समांतर चतुर्भुज आयत हैं। तो बिल्कुल सही बात है, कुछ समांतर चतुर्भुज, इतने जितने भी ये समांतर चतुर्भुज इतने हिस्से में आ रहे हैं, ये आयत भी हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, मतलब निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। तो केवल ऑप्शन भी बी सही होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, बताना यहाँ पर क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर। जिस तरह से हमारा ये और ये बना है उसी हिसाब से हमारा ये बनेगा। तो यहाँ पर 3 और 4 की मल्टीप्लाई की गई है। 4 और 3 12 और 5 5 25। तो 25 + 12 कितने हो गए 37। इसी तरह से 4 4 16 + 7 5 35। अब देख लीजिए, बैठ नहीं रहा है, लेकिन ये हमारा 31 ना होके 51 है। ये क्वेश्चन में ही टाइपिंग मिस्टेक है। इसी तरह से हमारा 3 तिया 9 + 6 पंजे 30, यह आ जाएगा हमारा 39। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है, 51 का 31 हो गया है। तो ये आप ध्यान से कर लीजिएगा। इसलिए बोलता हूँ कि डायरेक्ट PDF पे न जा करके पहले वीडियो देखिए, समझिए। वीडियो में भी रोक रोक के आप क्वेश्चन कर सकते हो या टाइमिंग के हिसाब से कर सकते हो। मैं तो समझा के करवाता हूँ, आपको तो किसी को समझाना नहीं है, तो आपको तो मुझसे पहले कर लेना चाहिए अपना अपना आंसर या क्वेश्चन। तो वीडियो को रोकने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, यदि कोई घड़ी 4:20 का समय बता रही है तो मिनट और घंटे के बीच बनने वाला कोण कितने अंश का होगा। तो ये आपको अगर पता है कैसे निकालते हैं तो आप निकाल लोगे, और आपको नहीं पता तो कैसे निकालोगे। तो इसको यहाँ तो मैं आपको ट्रिक से करा देता हूँ। देखिए, इसकी ट्रिक क्या होती है, जहाँ पर भी 1:5 यानी कि 4:20, तो ये कितना हो गया 4 × 4 और 4 पंजे 20, यानी 1:5 हो गया। तो जहाँ पर भी 1:5 आता है वहाँ आप डायरेक्ट मिनट, जितनी भी मिनट दी गई हैं उसको 2 से भाग कर दीजिए, आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। तो ये 20 मिनट है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 20/2 तो आपका आ गया 10 डिग्री। अगर आपका और भी बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपका 1:4 दिया गया है तो आप इसको मिनट को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको 1:10 दिया गया है तो आप मिनट को 2.5 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आपका 1:6 दिया गया है तो आपको फिर से मिनट को 2 से डिवाइड करना है, भाग देना है 2 से। तो ये मैंने आपको कई सारे बता दिए हैं। इसी वे में अगर आपको देखने को मिलता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर निकाल सकते हैं। 1:1 मतलब 1:3 का भी होता है, 1:8 का भी होता है। देखिए 1:3, 1:4, 1:5, 1:6, 1:8, 1:10, ये 2 आपको नहीं बताए हैं, 1:8 और 1:3। ये थोड़े बड़े हैं, तो इसलिए इनको टॉपिक में समझाने में ज़्यादा अच्छा रहता है। इसलिए वीडियो लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा समझा के चलूँगा, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली बता दिया आपको। 1-2 और एक्स्ट्रा इसलिए बता दिए, फिर आप बोलोगे कि सर आपने तो कर दिया, अब हम और कैसे करेंगे, सिर्फ एक से ही काम थोड़ी ना चलेगा। तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। वीडियो आज वैसे ही बहुत लंबी हो चुकी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विषम ज्ञात कीजिए। थैला और सामान, कलम और पेंसिल, संबंधी और परिजन, ब्रेड और मक्खन। तो देखिए, थैला जो होता है हमारा वो सामान के लिए होता है, जो हमारा ब्रेड या ऐसे मान लो जो मक्खन होता है वो ब्रेड पर लगाया जाता है। लेकिन कलम और पेंसिल दोनों से ही लिखने का काम होता है, ना ही पेंसिल कलम के काम आ सकती और ना ही कलम पेंसिल के। और जो हमारे संबंध होते हैं वो परिजनों के बीच ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले है, तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए, जैसे जनवरी का 12वां दिन यानी 12 जनवरी, ठीक, बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले,
तो यानी 16 तारीख को क्या था हमारा, बृहस्पतिवार। ठीक, तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, प्रत्येक 7 दिन बाद वही दिन होता है। तो देख लेते हैं पहले क्वेश्चन। तो ये कह रहा है 21वां दिन कौन सा होगा, तो यानी 21वें दिन का मतलब है कि 21 तारीख। ठीक है, तो 16 को बृहस्पति था, तो 16 में 7 जोड़ते हैं तो कितने हुआ, 7 6 23 है, तो हमारा 23 को हो गया बृहस्पति। लेकिन बताना है 21 को, यानी 2 दिन पहले। तो बृहस्पति से 2 दिन पीछे चले जाइए, बुध और मंगल। 22 का बुध और 21 का मंगल, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, मंगलवार। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्वेश्चन हो गए रीजनिंग के। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तथा कमेंट बॉक्स में बताना कि आज का प्रैक्टिस सेट हार्ड था, इजी था या मॉडरेट था। चलिए वीडियो यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।